इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का छठा अध्याय हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। कि हमारे जो भी अपराध हम करते हैं तो उसका न्याय का व्यवस्था क्या है, किस तरह हमें न्याय मिलता है, क्या करने से हमें न्याय मिलता है, वह इस पाठ्य में जानने के लिए मिलेगा। टॉपिक सही समझ में आता है। हमारी आपराधिक जो हम अपराध कर रहे हैं, न्याय प्रणाली, उसके न्याय के ब्यौरा के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं, चाहे टीवी में देखो चाहे रियल में देखो, सामने सामने देखो, तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं कि पुलिस भैया आ जाओ, ले जाओ। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करता है और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। ये फिल्म चाहे वास्तविक जीवन में आपने देख लिया है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है ये तय करना कि कोई अपराधी है कि कोई नहीं है, अपराधी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अदालत तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले तो अदालत बताएगी कि वो इंसान आरोपी है या नहीं है। संविधान के अनुसार, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। किसी पर भी आरोप लगता है तो उसके ऊपर सुनवाई होती है, वो भी निष्पक्ष, ये मानते हुए कि वो अपराधी है भी और नहीं भी, 50-50 का चांस। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो एफआईआर के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होते हैं? ये सब सवाल अभी दिया जा रहा है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम चोरी की एक तालिका घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और कौन से लोग न्याय पा सकते हैं। अगर आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है, मतलब न्याय लेने के लिए अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है, मतलब वो उनको क्या करना रहता है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने चाहे आपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। सोचो, चाहे टीवी देखो चाहे ऐसे वास्तविक जीवन में आपने देखा है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझने और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आपको जानकारी मिलती है तो आपके लिए उपयोगी, आपके अनुसार आपके काम आ सकता है। जैसे आपके जिले में कोई भी कोर्ट होगा, एक दिन आप सब फौज बनाओ क्लास का और डायरेक्ट जाकर किसी भी कोर्ट में घुस जाओ। कोर्ट में जाओ, देखो जहां बहस हो रहा है चुपचाप एकदम वहां पर हल्ला नहीं करना है। मोबाइल है तो मोबाइल साइलेंट कर लो और एकदम जाकर वहां पर खड़े हो जाओ और सुनो कि वहां पर जज और वकील क्या कर रहे हैं। मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। ये यहाँ पर जो मुजरिम होता है वो बोलता है कि मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। तो चलिए एक तालिका के माध्यम से कुछ यहाँ पर न्याय प्रणाली को देखते हैं। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं, गले का हार, नेकलेस ढूंढ रही हैं। मुझे पक्का पता है कि मैं यहीं रखा था, मुझे पता है कि मैं यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है। शादी के समारोह में जाने के लिए उनके पतिदेव बोलते हैं।
मुझे मेरी सोने की जंजीर मतलब हार नहीं मिल रही है, दरार में भी नहीं है। मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया। शांति उनकी नौकरानी ने उनका हार चुरा लिया। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज्यादा ही समय लगाती है, ये उनका कहना था। फिर देखते हैं, शांति हेम्ब्रम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति हेम्ब्रम उस नौकरानी का नाम है जो 3 साल से वहां पर काम कर रही है। अब आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं। शांति क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया। अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। कौन बोलते हैं? मिसेस शिंदे बोलती है, ठीक है। फिर नौकरानी जो शांति थी वो बोली, नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की। फिर शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं। मिसेस शिंदे के पति शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। 10,000। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। सोने का हार करीबन 30, 35, 40 हजार का आता है। नौकरानी इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी जो 10,000 में उतने महंगा हार बेच देगी। यहाँ पर इन लोगों को समझना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं, पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रही हैं। कौन कह रहा है? नौकरानी शांति ने बोली कि साहब, मैं पिछले 3 साल से मैं और मेरा भाई पैसा जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूं, शांति बोली। आगे देखिए, मिसेस शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। उसके बाद, जी कहिए, पुलिस इंस्पेक्टर बोला। मैं एफआईआर लिखवाने आया हूं, मेरे घर में चोरी हुई है। कौन बोला? मिस्टर शिंदे साहब ने बोला, घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया। फिर आगे देखो, शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लिया पुलिस ने। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अब देखिए, यहाँ पेज नंबर भी याद रखना 67, क्योंकि पेज नंबर भी यहाँ पर पूछता है। शिंदे साहब अब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। किसके साथ? सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे, ये वाला देखो, श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपए के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं, और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। फिर यहां पर देखिए, नीचे वाला ना, मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। कौन कहा? शांति ने कहा। शांति का भाई सुशील आता है। शांति के भाई का नाम सुशील है, और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। फिर सब इंस्पेक्टर चिल्लाकर बोलता है, उसने सोने का हार चुराया है, सोने का हार। तुम अदालत से जमानत का आदेश ले आओ। फिर सुनील बोलता है, लेकिन मैं वकील की फीस कहां से लाऊंगा, और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने मेरी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली है। उसके बाद देखिए, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं। किसको? सुनील को, और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मनवाने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरी का एक गिरोह चलाते हैं। कौन? पुलिस का कहना था। और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोसी से, जो उसके पड़ोस थे,
शिंदे के पड़ोस से गहने के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी हैं। अब सुशील बार बार यही कहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है कि जाओ भाई तुम मजदूरी कर लो। फिर देखो, अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उनका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजा जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालात में है। वह डरी हुई है। मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा, ये नौकरानी सोचती है। ठीक है, शांति है नौकरानी का नाम। मेरा क्या होगा, ये सोच रही है जेल में बैठे बैठे, मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ, और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा, ये सोच रही है। फिर 14/9/2006 के बात है। ये सब रियल न्यूज है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देती है। कमला रॉय ये एक लेडीज वकील हैं। अब उसके बाद देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 29A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। उनको अनुच्छेद 39A के तहत उनको वकील मुहैया करवाया जाता है, सरकारी वकील। अधिवक्ता कमला रॉय शांति से अदालत में मिलती है। ये देखो, अधिवक्ता शांति रॉय, यह मेरे मुकदमे के कागज हैं। मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। नीचे जज उसका भाई बोलता है, उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपए मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर यह पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। मतलब जो हम बचत किए हैं कमा कर उसका पैसा है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुरा लिया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपए मिले वे उसके पास पाए गए हैं। अदालत में बोलते हैं कौन? शांति, मिसेज शिंदे और मिस्टर शिंदे। ठीक है, और शांति बोलती है मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो जज से। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। सरकारी वकील आ जाती है। वह श्रीमती और श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। ठीक है, पेश किया कौन? शिंदे वाला जो था वकील ओ। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? नहीं, यहां पर जो सरकारी वकील है वो पूछ रही है मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे से कि आपका हार कैसे चोरी हुआ, बताइए। मैंने सोने का हार दरवाजे में रखा था और शांति ने उसे चुराया है। ये डायरेक्ट बोल रही चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहां लिफाफे में 10,000 रुपए देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था। वह चोर है। ये खुद बोल दे रही है कि वह चोर है।
इसके बाद अधिवक्ता रोय, कमला रोय श्रीमती सिंधे से जिरह करती है। जिरह मतलब उससे वाद विवाद करती है, उससे बहस करती है। अब जिरह में क्या करती है, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। सरकारी वकील बोली कि आपने चोरी करते हुए नहीं देखा, तो ये बोले नहीं, आपको शांति के पास चोरी का हार मिला और ना ही शांति के पास उनका हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है, तब से कोई भी चीज आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1000 रुपए पगार में देती रही हैं। 1000 रुपए पगार में देती है, तो मतलब खाना पीना सब खिलाकर 1000 रुपए पगार का। तो समझो कि वो जब वहां पर रह रही है तो एक साल का 12,000, 3 साल का होता है 36,000। ठीक है, तो 36,000 में से क्या 10,000 भी कोई नहीं बचा सकता क्या? 36,000 हो गया। अधिवक्ता रोय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री रोय यह साबित कर देती है, सुश्री रोय वही वकील साबित कर देती है कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपया, जो 10,000 रुपया है, सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है कि उन्होंने कमाकर, ये 20/4/2007 को छापा गया था, 1 साल बाद। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली 1 साल तक लड़ते रह गए केस। अब आगे देखिए, मामला थोड़ा दिलचस्प होने वाला है। जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवकों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग सिंधे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती सिंधे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती सिंधे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता रोय को बताता है। अब अधिवक्ता रोय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि इंस्पेक्टर से आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? अब इंस्पेक्टर बोलता है, जी हाँ, श्रीमती सिंधे ने अपना हार पहचान लिया है। हमें लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिन्होंने हार चुराया। उन लड़कों ने अपना इल्जाम कबूल कर लिया है। यह हार उन्होंने ही चुराया था। न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता रोय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। अब शांति को आजादी मिल जाएगा। फिर देखो शांति को क्या बोला जाता है। शांति, आपको चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपए आपके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफसील मतलब छानबीन, तफसील में सब इंस्पेक्टर रोय की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा और 1-2 महीने रहना भी पड़ा। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी, वकील, यहाँ पर देखो, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य होते हैं। कौन कौन? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, उसके बाद से न्यायाधीश, जज, ये 4 लोग मुख्य होते हैं। किसी भी अपराध के लिए न्याय देंगे, न्याय व्यवस्था के लिए ये मुख्य होते हैं, सबसे अहम। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका भी देख लिया है। आइए अब उनकी भावनाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। इनकी
इन जज, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, इन सब के बारे में थोड़ा और तफदील से पूछें और तफदील से समझें और तफदील से समझें, एकदम पूरा छानबीन करके समझें। तो अगला टॉपिक है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं भाग नंबर 2 में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आपको भी नींद लगने लगा होगा। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आपको लग सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले भाग में। उसके बाद पढ़ेंगे अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो चलिए, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।